हेलो साथियों, देवों की भाषा संस्कृत में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर मंगलम कराया था। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा वो चैप्टर, जिसमें हमने उपनिषद के वो 5 उपनिषद के जो मंत्र थे उसको हमने समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ आराम से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं संस्कृत के, और 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न है वो पूरा इससे बनने वाले हैं। बस अब वीडियो में बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको संस्कृत का पूर्ण रूप से पूरा व्याख्या करूँगा और आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं अध्याय 2। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आपका क्लास 10th का प्यूसम भाग 2 का चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में आपको बताना है कि पाटलिपुत्र आखिर क्या है, कैसा है, वह आज से इतना ज़्यादा मतलब आगे है, यानी आज का जो पटना है वो आज का शहर है या प्राचीन शहर है, या ये तमाम बातें राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान या धार्मिक स्थान, तमाम चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको चैप्टर की ओर। पाटलिपुत्र वैभवम आपका दूसरा चैप्टर है ये। आइए अध्याय 2 का सबसे पहले हम लोग परिचय कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका मीनिंग आपको क्लियर हो रहा होगा कि बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, वह सभी काल में एक अलग स्थान रखता है, एक अलग महत्व रखता है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। यहाँ जो ये लिखा हुआ है सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमितः, ये जो हुआ ये डिजिट है, ये कितना है तो इसको बोला गया है 2500 वर्ष। कितने वर्ष? 2500 वर्ष। यानी अस्य इतिहास, यानी कि पटना का जो इतिहास है पाटलिपुत्र का वो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल भी रह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा वो वर्ष है जो पटना का ऐसा मतलब ऐसे सवाल रह सकते हैं कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आप क्या टिक करोगे? 2500 वर्ष आप टिक करोगे। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न रहेंगे वो हिंदी में ही रहेंगे लिखे हुए, संस्कृत में नहीं रहने वाले हैं। मैंने इसका अनुवाद भी किया है जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, हाँ, इसका अगर अनुवाद हम देखें तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास कितना वर्ष? 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से क्या है? आकर्षक है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ हमने यहाँ तक बता दिया। अत्र यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम, यानी यहाँ जो ध्यान आकर्षित करने का जो केंद्र है वो कौन कौन सा है, तो वो आपका धार्मिक क्षेत्र हो गया, वो आपका राजनीतिक क्षेत्र हो गया और वो आपका उद्योग क्षेत्र हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पर इसका परिचय आपको चैप्टर में दे दिया कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। यानी आप कह सकते हैं कि पटना एक प्राचीन नगर है, ना ये मध्यकालीन नगर है और ना ही आधुनिक नगर है। ठीक है, पटना एक प्राचीन नगर है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि वैदेशिका यात्री न मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहने का मतलब है कि जो विदेशी का यात्री ना, यानी जो विदेशी यात्री थे, कौन कौन? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, वह पटना का वर्णन यानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में करते हैं। ठीक है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, यानी कि इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय होने वाला है। ठीक है, इसका मैंने अनुवाद भी लिख दिया है, आप समझ सकते हैं इसको क्लियरली कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। चलिए ठीक है, आगे है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम गंगा बसत विचित्रम
महानगरम बभूव। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय समय में जो आपका ये पटना नगर है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गंगा, यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा संधि विच्छेद आपको तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ गंगा लिखा हुआ है, बसत विचित्रम, जब इसको संधि विच्छेद तोड़िएगा, और महानगरम यानी एक महानगर है। कहाँ पे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। आप जानते भी है कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा एक महानगर है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। उसके बाद है कि तत्व विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिम्ताख्ये काव्य कथयति। इसका मतलब हुआ कि इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के जो कवि है वह अपना एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कूटनिम्ताख्य। क्या नाम है? कूटनिम्ताख्य में लिखते हैं। देख लीजिए, इसका हमने अनुवाद भी किया है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिम्ताख्य काव्य में कहा है कि, क्या कहा है आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर से यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आपको होने वाले हैं, जरा मैं उसको बताकर ही आगे बढ़ूंगा। कि आपसे पूछ देगा सवाल कि दामोदर गुप्त ने कौन सा काव्य लिखा, तो उसका नाम क्या बताओगे आप? तो कूटनिम्ताख्य। क्या बताओगे? कूटनिम्ताख्य। या इसके विपरीत प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि कूटनिम्ताख्य काव्य किसने लिखा? तो दामोदर गुप्त ने। दामोदर गुप्त का नाम जब भी ध्यान रहे तो किससे आपको लेना है? तो कूटनिम्ताख्य काव्य से लेना है। ठीक है, अभी तक मैंने दो ऑब्जेक्टिव की तरफ आपको इंडिकेट किया है, संकेत किया है। पहला, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। और दूसरा हमने इंडिकेट किया यहाँ पर कि दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? तो दामोदर गुप्त ने कूटनिम्ताख्य काव्य लिखा। और उसमें किसका वर्णन है? तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पाटलिपुत्र वैभवम। तो किसकी चर्चा होगी? पाटलिपुत्र वैभव की चर्चा होने वाली है। ठीक है, चलिए, क्या कहा इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कि अस्ति महति तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के क्या है? समान है। बिल्कुल सही बात है। पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया कि ये शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, वैभव मतलब कि वहाँ बहुत सारे ऐसे आपको दर्शनीय स्थान देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी इसी में हमको पढ़ना है कि पटना में गोलघर, संग्रहालय, या पहले से जान रहे हैं, जो काफ़ी घूमने लायक जगह है, यानी एक दर्शनीय स्थान है। ठीक है, ये किसने लिखा ये बात कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, जो इंद्रलोक के क्या है? समान है। इंद्रलोक से एक तुलना करते हैं। कौन करते हैं? तो दामोदर गुप्त। किसमें? तो कूटनिम्ताख्य काव्य में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थिता आसीत्। कह रहा है कि इतिहास ऐसा सुना जाता है इतिहास में कि गंगाया तीरे जो था, यानी गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। ठीक है, गंगा के किनारे तो था ही स्थित। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यहाँ पे भगवान बुद्ध भी आए थे और उन्होंने क्या कहा था? तेन कथित आशित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा कि ये जो पटना है ये महानगर होगा भविष्य में। परंतु उन्होंने आगे कहा किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा अक्रांत भविष्यति। यानी ये तीन चीज़ से सदा अग्रसित रहेगा। कौन सा वो तीन चीज़ है? तो कलह, अग्नि और जल। ये तीन चीज़ से हमेशा क्या रहेगा? उसका डर बना हुआ रहेगा, लेकिन वो महानगर होगा। बिल्कुल सही बात है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो पानी से एकदम डर है। ठीक है, दूसरा नंबर चीज़, पटना एक बहुत बड़ा महानगर है तो वहाँ तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, यानी कलह बहुत ज़्यादा है। और तीसरा अग्निदाह, ये भी समस्या हो सकती है। अभी तक तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध जो है उन्होंने जो पटना के बारे में कहा वो बहुत सटीक बैठता है इनके बारे में। मैंने अनुवाद भी कर दिया इसका कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। यानी पटना उस समय पटना नहीं कहा जाता था, अभी पटना हम लोग बोलते हैं। उससे पहले पाटलिपुत्र और भी पहले नाम था। उसमें से कहा गया कि गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम में अवस्थित था और भगवान बुद्ध वहाँ कई बार आए थे। और उनके द्वारा यह कहा गया कि यह गाँव क्या होगा? महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा क्या रहेगा? घिरा होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन रहा है ऑब्जेक्टिव। आपसे सवाल कहेगा कि निम्नलिखित में से
पाटलिपुत्र के बारे में बुध ने क्या कहा, तो आपका ये ऑप्शन रहेगा कि ये कलह से हमेशा परेशान रहेगा, दूसरा ये अग्नि से हमेशा तवा रहेगा, और तीसरा ये जो है आपका कि बाढ़ से हमेशा तवा रहेगा, यानी कलह, बाढ़ और अग्नि, और लास्ट ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कौन सा टिक करोगे, इनमें से सभी। ये किनके कथन थे, भगवान बुद्ध के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथिता, यानी जब समय बदला, काल बदला और पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। पाटलिग्राम को क्या कहा जाने लगा, पाटलिपुत्र। जब बुद्ध आए थे उस समय पाटलिग्राम कहा जा रहा था, समय बदलने के साथ पाटलिग्राम को क्या कहा गया, अब पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि शायद, हाँ ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टता आसीत् इति यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि ये एक यहाँ पर नाम आ रहा है, आप ध्यान से यहाँ देखोगे, मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन थे, तो यूनान के राजदूत। यहाँ से आपके एक और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। मेगास्थनीज कौन थे, यूनान के राजदूत। उन्होंने क्या कहा पटना के बारे में कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही एक महान शासक रहे ये मगध के। ठीक है, और पटना इससे रिलेट करता है, इसीलिए यहाँ हमको पढ़ना है। ठीक, इतिहास की तरफ हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, हम काम की बात ही रखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके काल में कहा गया कि नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उत्कृष्ट थी। ये बात किसने कहा, तो ये मेगास्थनीज ने अपने किताब में कहा था, और कहा कि ये राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे। कहा के राजदूत थे, यूनान के राजदूत। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे रह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। आगे है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय श्रुतराम समृद्धम। श्रुतराम मतलब और अधिक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था आपका इस नगर की तो शोभा व्यवस्था, इस नगर यानी पाटलिपुत्र की जो शोभा व्यवस्था थी वह तो थी बहुत अच्छी ही। जब और उसके बाद अशोक आए, अशोक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, तो जब अशोक के समय क्या था कि इस नगर की जो व्यवस्था थी, वो रक्षा व्यवस्था कहिए या शोभा व्यवस्था कहिए, वो और भी ज़्यादा उन्नत हो गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रुतराम का मतलब होता है अत्यधिकम, अत्यधिक। ओके, चलिए बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। समय बदला, अब पाटलिग्राम को हमने क्या कहा, पाटलिपुत्र कहा। ठीक है, बुद्ध के समय क्या था, पाटलिग्राम ही था, ध्यान रखेंगे। यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, यूनान के राजदूत थे। ऐसे ही आपको बस विपरीत करके सवाल करने वाले हैं। काव्य मीमांसा कूटनिम्ताख्य किसने लिखा, तो दामोदर गुप्त ने लिखा। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा पर्वतात् इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कविसी प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। कह रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, यानी बहुत समय तक चला। ये बात किसने कहा, तो ये बात कहा राजशेखर ने। किसमें, तो उनका एक अपना एक कवि एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। किसमें, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। ठीक है, यानी बहुत समय तक, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा मतलब परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कविसी छा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। यानी कि कह रहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह बात राजशेखर ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कहता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके सवाल बन सकते हैं यहाँ से, और रहते भी है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो आपका जवाब क्या आएगा, राजशेखर आएगा। ठीक है, और कूटनिम्ताख्य काव्य किसने लिखा, तो दामोदर गुप्त। क्या याद रखना है, कूटनिम्ताख्य दामोदर गुप्त। ठीक है, और काव्य मीमांसा किसने लिखा, तो राजशेखर ने।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे है आपका कि अत्र उपवर्ष वर्षौ इह पाणिनि पिंगलौ इह ब्याडी वर रुचि पतंजलि इह परिरक्षिता ख्याति पजगुमा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल ब्याडी वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। यानी कहने का मतलब है कि पटना से ही, यानी पाटलिपुत्र से ही ये पतंजलि हो या पिंगल हो या पाणिनि हो, इनको ख्याति अर्जित हुआ। मतलब यहीं से वो क्या हुए, यहीं से वो प्रचलित हुए, उन्होंने उनके ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी हुई। ठीक है, पटना से ही। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, यहाँ से एक सवाल और बन जाते हैं, आपसे पूछ देगा व्याकरण के रचनाकार कौन है। कमेंट में जवाब दीजिए, व्याकरण के रचनाकार कौन है। हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कह रहा है यहाँ पर कि जो कुछ प्राचीन ग्रंथों में जब देखा गया तो कुछ प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम भी मिलता है। क्या मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, यानी पुराने ग्रंथों और पुराने ग्रंथों में ये बात मिलती है कि पटना का एक और नाम था, यानी पाटलिपुत्र का एक और नाम था। वो कौन सा था? पुष्पपुर कहिए या कुसुमपुर कहिए। इससे क्यों नाम पड़ा होगा, स्वयं सोचिए। पुष्प मतलब फूल, यानी क्यों पुष्पपुर नाम पड़ा होगा? क्योंकि वहाँ फूलों की अच्छी खासी खेती होती रही होगी, इसीलिए नाम पड़ा होगा पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन क्या होता था? अधिक होता था। ठीक है, तो आपसे सवाल भी रह सकते हैं, पाटलिपुत्र का प्राचीन समय में कौन सा नाम मिलता है? तो आप क्या जवाब देंगे? पुष्पपुर अथवा क्या? कुसुमपुर। राजशेखर ने क्या लिखा? तो राजशेखर ने लिखा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? कूटनिम्ताख्य काव्य। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब याद होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटलपुष्पानां पुतालिका रचना माश्रित्य प्रचलित शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलति। यानी कि पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतालिका रचना में वर्णित है। ठीक है, पुतालिका रचना में वर्णित है ऐसा बात। ठीक है, पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम, पाटल पुष्पा। ठीक है, पुतालिका रचना के सहारे है। किस रचना के सहारे? किस रचना के सहारे? तो पुतालिका रचना के सहारे। ओके, यहाँ ये शब्द आप थोड़ा इसको हटा देंगे, गुलाब के फूलों के नाम पर आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा स्पष्ट नहीं है ये बात। यहाँ आपको पुतालिका रचना को लेकर ऐसा लिखेंगे, पुतालिका रचना के आश्रय लेकर रखा गया है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में यानी ठंडा के मौसम में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर यहाँ देखिए, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति अभुवन, मतलब कहने का मतलब कि इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे, जैसा कि इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वो दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये एक यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने वाले हैं कि गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव होता था? तो याद रखेंगे, कौमुदी महोत्सव। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है, किस ऋतु में? शरद ऋतु में। कौन से महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। तीनों एकदम कहीं ना कहीं से एक सवाल तो 100% आपको ऑब्जेक्टिव में रहने हैं। कौमुदी महोत्सव किस काल में होता था? गुप्त काल में। ठीक है, बस किस ऋतु में? शरद ऋतु में, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल चक्र वशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णता मनभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। कहने का मतलब कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों का जीर्णता प्राप्त हुआ, यानी पिछड़ा रहा शब्द हटा दीजिए, जीर्णता प्राप्त हुई उसको। क्या हुआ? जीर्णता प्राप्त, यानी जीर्णोद्धार, यानी फिर से उसका नया रूप आने लगा, वहाँ पर विकास करने लगा वो। ठीक है,
इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का क्या हुआ, काफ़ी विकास हुआ। यानी जीर्णोद्धार होना मतलब उसका और डेवलप होना, ये सब उसको जीर्णोद्धार। जैसे सड़क बना आपके गांव में, ठीक है, 5 साल हो गए, सड़क टूट गए, ठीक है, तो क्या होगा, उस सड़क को फिर से बनाया जाएगा, यानी उसका जीर्णोद्धार किया गया, यानी उसी को रिन्यू किया गया और बेहतर बनाया गया। जीर्णोद्धार शब्द का आपको मीनिंग अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो नगर थे ये मध्यकाल में तो 1000 वर्ष के जीर्णोद्धार प्राप्त हुआ, यानी 1000 वर्ष मध्यकाल में ही हो गया था। अब स्वयं सोच सकते हैं 2500 वर्ष पुराना है, मध्यकाल में 1000 वर्ष हो गए, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि जब यहाँ पे ये मतलब बहुत इसकी जो जानकारी मिलती है वो साहित्य ग्रंथ, जैसे मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का ये मुद्रा राक्षस लिखा गया था, ठीक है, ये सबसे मिलता है। और मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ, तो जब अंग्रेज आए तो इस नगर को और भी क्या किए, इस नगर का और भी ज़्यादा क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामनाम प्रसिद्धम जात अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। यानी कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रहे, मध्यकाल में ही इसका नाम, यानी जो स्पष्ट लिखा हुआ है, नगरम यदि मध्यकाले एव पटनेति नामनाम प्रसिद्धम जात अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गतः। यानी कहने का मतलब कि ये पटना जो नाम है वह किस काल में, मध्यकाल में ही आ गया था। यह शब्द कहाँ से है, तो ये पतन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है, पतन शब्द से, ठीक है। और नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है पटना में, ठीक है। पटना का पटन देवी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ आप जाकर घूम भी सकते हैं, ठीक है। पतन शब्द से निकला हुआ है कौन, पटना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। यानी कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और मध्यकाल में ही आप देख सकते हैं कि उसने 1000 वर्ष का क्या किया, जीर्णोद्धार प्राप्त किया, ठीक है। तो अब हम आगे हम इसका अनुवाद को हम देख लेते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति। कहने का मतलब कि ये बिहार राज्य की अब राजधानी है पटना, ठीक। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, आए दिन इस नगर की लगातार क्या हो रही है, विकास हो रही है। अस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किम च रेलयान सेतु अपि निर्मयोमान वर्तते। यानी कह रहा है कि ये महात्मा गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे लंबा पुल पटना के गंगा नदी पर ही क्या किया गया है, बनाया गया है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। मैंने लिख दिया है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे यहाँ से कि पटना जो है गंगा के किनारे तो बसा हुआ है, लेकिन यहाँ सवाल आपके क्या रहेंगे कि ये जो है इसके उत्तर दिशा में, यानी पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो जवाब क्या आएगा, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीय संति। कहने का मतलब इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर आदि जो है दर्शनीय स्थल है, आप उसको घूम सकते हैं, ठीक है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामनाम प्रसिद्धम वर्तते। और सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में ही हुआ था, इसीलिए सिख संप्रदाय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में रह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म
वो कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। सिख के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, ध्यान रहे। ओके। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान हैं। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, सिख संप्रदाय से जुड़े हुए तो वहाँ के लोग आएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति पर्यटनम चित्रे नर इदम महत्वपूर्णम। यानी कि यहाँ जो आपका अगर इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, मतलब और ज़्यादा डेवलप किया है, और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन मतलब जो घूमने का जगह हो, एक अच्छा नेचर वहाँ मिले, अच्छा प्रकृति मिले। ठीक है, चलिए ये था आपका यहाँ पर ये चैप्टर हुआ आपका एंड। अब हम करवाने वाले हैं इसका आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ कि नहीं। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, आइए अब ऑब्जेक्टिव के लिए अपने मोबाइल को आप उठा लीजिए, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव सेशन आने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा प्रश्न को हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ये तो सभी जान रहे हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बह रही है? तो गंगा नदी बह रही है। बहुत अच्छा जवाब आप लोग का, कोई टेंशन नहीं है। आप चैप्टर पढ़ें तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी शीतला देवी तो मैंने पढ़ा नहीं, काली तो पढ़ा नहीं, इसमें गौरी पढ़ा नहीं। कौन बच गया? पटन देवी। पटन देवी आप लोग का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है पटन देवी। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल की ओर आते हैं। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना, ये भी कोई सवाल है क्या सर? ये पटना किस नदी के किनारे हैं? सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी लगातार आ रहा है, बिल्कुल सही है सी, ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के किनारे है। ओके, चौथा सवाल में आते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? मैंने आपको बताया था कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था कि शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। चलिए खोज लीजिए ऑप्शन, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, गुप्त वंश के शासनकाल में। आपने पढ़ा है, आपको याद है, मैंने प्रयास किया है कि आपको पढ़ाते समय ही याद करा दूं। चलिए, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में। अगले सवाल में आते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था? याद कीजिए, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और उसने किसके बारे में वर्णन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया था कि वहाँ की जो क्या था, वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, शोभा, और शोभा मतलब और नगर का सुरक्षा व्यवस्था, हाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था, उत्कृष्ट था। यानी किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य उस समय थे। यानी मेगास्थनीज पटना किसके समय आया? कौन से ऑप्शन में है? अशोक के समय तो नहीं आएंगे, ठीक है, मुगल वंश में तो बिल्कुल नहीं आए थे, अंग्रेज के समय तो बिल्कुल नहीं। कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आप लोग का भी जवाब है। छठा सवाल, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का नाम पूछा जा रहा है। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। जवाब दीजिए जल्दी से। पुतालिका रचना के आधार पर, ध्यान रहे, पाटल पुष्प के पुतालिका रचना के आधार पर। ठीक है, इतिहास के बारे में नहीं कह रहा है कि पुराना नाम बताइए, पुराना नाम तो नहीं कह रहा, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर ऐसे ही खत्म हो गया। और अगर हम पाटल पुष्प के पुतालिका रचना के आधार पर कहें तो कौन सा नाम है? वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, कौन सा है? पाटलिपुत्र। आप लोग का भी सही जवाब है, बिल्कुल सही है। पटना तो ये इधर का नाम है, पाटलिपुत्र है। ओके, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सर ये क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बउआ वाला प्रश्न है, बिल्कुल इसी चैप्टर से रिलेट कर रहा है, ये सवाल पूछा हुआ है सर, इसीलिए मैंने डाला है। तो किस नदी पे गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो आपको पता है, गंगा नदी पे। किस नदी पे? गंगा नदी पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल है, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? एक ही सवाल को बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। शरत काल आए, कौमुदी महोत्सव, ठीक है, किसके काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक, तो आइए देख लेते हैं, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? दुर्गा पूजा तो नहीं होता था, सरस्वती पूजा उस समय कहाँ से होगा, गणेश उत्सव नहीं होते थे, क्या होंगे? कौमुदी महोत्सव। क्या होंगे? कौमुदी महोत्सव, गुप्त वंश के शासन काल में। ठीक है, आप लोग का भी सही आंसर आता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला है कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था, किस वंश में प्रचलित था। अभी मैंने फिर वही चीज बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का आंसर। कौन सा वंश हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, कौन सा वंश, गुप्त वंश। ओके, चलिए 10वां सवाल, व्याकरण के रचनाकार कौन है। जल्दी से आंसर दीजिए, देख रहे हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। व्याकरण के रचनाकार कौन है। इन्होंने भी जो इसमें से जो हैं, जो भी है पिंगल, पाणिनि, भास, बररुचि, ये सब के सब पटना से ही ख्याति पाई थी, ये बात ध्यान रहे। पटना से ही इन्होंने, पटना से ही लोग पूरे ये विश्व में इनको पहचाना गया था। तो व्याकरण के रचनाकार बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का आंसर बी, पाणिनि। चलिए बहुत अच्छा जवाब, पाणिनि है। व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि। ये सवाल पूछा हुआ है विगत वर्षों में। ओके, गोलघर कहाँ है सर, ये हमसे पूछ रहे हैं सर, गोलघर कहाँ है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, गोलघर कहाँ है। सी लगातार ऑप्शन नंबर में आ रहा है। गोलघर कहाँ पे है, पटना में है। चलिए 12वां सवाल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने अभी बताया था गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, जल्दी से ऑप्शन में जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए ऑप्शन में। डी बिल्कुल सही है, डी 10वें गुरु। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान कहाँ पे है, पटना में है। आगे गांधी सेतु कहाँ है, ये सवाल रिपीट हो गया। आपको पता है गांधी सेतु कहाँ है, सो कहाँ पे गांधी सेतु, पाटलिपुत्र यानी पटना। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर, कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन है। ये बार बार आपको सस्पेंस होने वाले। कूटनिम्ताख्य, देखिए लंबा नाम हो तो बड़ा वाला नाम वाला, ठीक ना, ध्यान रहे। तो दामोदर गुप्त, ठीक है, किसने किया, दामोदर गुप्त ने कूटनिम्ताख्य। अगर हम पूछते काव्य मीमांसा तब होता आपका राजशेखर। चलिए अच्छा जवाब है, बहुत लोगों का बी आंसर है। कूटनिम्ताख्य काव्य, ऐसे याद रखना, कूटनिम्ताख्य ये बड़ा नाम है तो बड़ा नाम के लिए बड़ा वाला नाम, ठीक है। छोटा नाम काव्य मीमांसा एक के गो में है तो उसका छोटा नाम राजशेखर। सिंपल याद रखना, कूटनिम्ताख्य दामोदर गुप्त, ठीक है, बड़ा बड़ा के साथ हो गया। उसके बाद पूछेगा राजशेखर काव्य मीमांसा, एक लाइन में काव्य मीमांसा राजशेखर। ओके, चलिए 16, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जल्दी से बताइए, यूनान का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के, सी बिल्कुल सही है, सी मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। ओके, 17 नंबर, एकदम फास्ट होइए क्योंकि आप ये सब सवाल में अब दम नहीं है, आप पूरा ऊपर से मैंने समझा दिया। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, अभी मैंने तुरंत आपको समझाया। दामोदर गुप्त कूटनिम्ताख्य, लंबा नाम लंबा के साथ, छोटा नाम राजशेखर, काव्य मीमांसा। ठीक है, आइए अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी काव्य मीमांसा है कौन है, तो राजशेखर है। ठीक है, कौन है, राजशेखर। ओके, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, ये तो आपको पता है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, ये मैंने पढ़ाया है अभी। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र वैभव, तो कौन सा होगा, सिंपली बात है पाटलिपुत्र वैभव होगा। चलिए आप लोग का भी सही जवाब है 19। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, वैशाली को, दिल्ली को, पाटलिपुत्र गया को। तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है। किसे कहा है, पाटलिपुत्र को। मैंने ऊपर वाला ही पैराग्राफ में पढ़ाया था। ठीक है, आप लोग का भी सही आंसर है पाटलिपुत्र, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक कहा है पाटलिपुत्र को। ओके, 20वां सवाल है इसका, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। बताइए, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, मैंने बताया था पाटलीग्राम था। क्या था, पाटलीग्राम, और बाद में हुआ पाटलिपुत्र। ठीक, तो पाटलीग्राम, पाटलीग्राम है क्या, हाँ बिल्कुल है पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। चलिए आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है आप लोग से। 21 नंबर सवाल आपका है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में ही हो गया था भैया, यानी मध्यकाल, यानी मुगल में तो कोई चर्चा नहीं है, गुप्त में तो कोई चर्चा नहीं है, किस काल में हो गया था, तो मध्यकाल में। मैंने पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में ही प्रचलित हो गया था। ओके, चलिए ये था आपके ऑब्जेक्टिव सवाल की राउंड 21 क्वेश्चन का। एक और है, पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम क्या है, सबसे पुराना नाम इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, पुष्पपुर है। ठीक है, क्या है, ये पटना साहिब तो है नहीं, पटना तो मध्यकाल में पड़ा, पर्वतपुर तो है नहीं। ऑप्शन भी क्रॉस करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं इसके 2 अंक स्तरीय प्रश्न। आपको पता होना चाहिए, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एग्जाम में 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे, और हिंदी में ही जवाब देना है। हिंदी प्रश्न रहेंगे, हिंदी में जवाब देना है। एक प्रश्न 2 अंक का
तो ये हो जाएंगे आपके 16 अंक। कितने अंक का? 16 मार्क्स का हो जाएगा, 16 अंक का। इसी का तैयारी आपको इसी वीडियो से आपको क्लियरली हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया उसी को मैंने आंसर के रूप में लिखा है। आइए पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या लिखा मैंने। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव, वैभव मतलब समझ रहे हैं ना, उसका जो विकास हुआ वो इतना समृद्ध है, उसका वर्णन करना है। आइए देख लेते हैं क्या मैंने लिखा। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। बिल्कुल सही बात है, प्राचीन नगर है तो प्राचीन काल से ही विख्यात रहेगा। बहुत से विदेशी यात्री जैसे कौन कौन आए थे विदेश से? मेगास्थनीज, हुएनसांग आदि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और वैभव के बारे में लिखा है। आपको याद होगा मेगास्थनीज का वो लाइन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, यूनानी राजदूत थे, और उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का शोभा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट थी। तो मैंने इसके बारे में लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा कि मेगास्थनीज ने लिखा कि, हाँ मैंने तो जो बोला सो लिख ही दिया है कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, जबकि अशोक काल में इसमें निरंतर क्या हुई? समृद्धि हुई, यानी अशोक के काल में और ज़्यादा बेहतर हो गया था। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा, मैंने कितना अच्छा याद कर दिया, राजशेखर काव्य मीमांसा, छोटा छोटा के साथ, ठीक है, ने ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर आए, जैसे कि कौन? व्याकरण क्या है? पाणिनि आ गए, ठीक है, ये सब यहीं से ख्याति अर्जित किए हैं, यहीं से गए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक वैभवपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, कितना आसान आंसर है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको इसका पूरा टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, बस यहाँ से जाइएगा आप, और इसमें आप टेलीग्राम का ये स्कैनर है, यहाँ से आप स्कैन करके आप जा सकते, नहीं तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे सुमन सर के स्पेलिंग में डबल आर लगा देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिया है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का कितना वाक्य? 5 वाक्य में परिचय दे दीजिए। आइए, बहुत सिंपल है, जो पढ़े हैं वो उसको लिखना है। यहाँ की पहला वाक्य देखिए, यहाँ की प्राचीन स्थल जैसे गोलघर, संग्रहालय हमें ऐतिहासिक परंपरा यानी पुरानी परंपरा की जानकारी देता है। ठीक है, ये बात मैंने लिख दिया। दूसरा, भगवान बुद्ध ने जब पाटलिपुत्र आए थे, यानी उस समय पाटलीग्राम था, पाटलिपुत्र नहीं था, पाटलीग्राम आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह महानगर होगा। ये बात तो मैंने बिल्कुल सही लिख दिया। 2 लाइन लिख दिया। 5 वाक्य लिखना है ना, तो पहला मैंने कुछ स्थान के लिख करके ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ दिया। दूसरा लाइन में मैंने भगवान बुद्ध ने जो कहा था उनके बारे में लिख दिया। और तीसरा में मैं मेगास्थनीज को ले लूंगा। मेगास्थनीज ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। चलिए, बिल्कुल सही है। राजशेखर ने क्या कहा? तो राजशेखर काव्य मीमांसा में कहा कि जितने भी व्याकरण, ये सब कवि और व्याकरण आए, ये पटना से ही ख्याति पाए, पटना से ही प्रचलित हुए। ठीक है, और पटना का जैविक उद्यान, संग्रहालय आदि क्या है? दर्शनीय स्थान है। ये हो गया 5 वाक्य। आपको कुछ नहीं आएगा मान लीजिए, तो 5 वाक्य में पहला वाक्य लिखेंगे, पटना वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। यहाँ घूमने का स्थल, दर्शनीय स्थल कौन है? गोलघर, संग्रहालय आदि है। ये बहुत ही एक प्राचीन नगर है जिसका इतिहास 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। बस ऐसे लिखते चले जाएंगे, हो जाएगा आपका 5 लाइन तो लिखना है। चलिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? जैसा कि इसमें हम पढ़े थे कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है, ऐसा क्यों? तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा, ध्यान रहे राजशेखर तो काव्य मीमांसा, काव्य से हमें जानकारी मिलता है। ये राजशेखर नहीं बताया था कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। कैसे? तो उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। ये कैसे? क्योंकि संस्कृत के अनेक विद्वान यहाँ से आए। कौन कौन? पाणिनि आए, पिंगल आए, बररुचि आए, पतंजलि आए, यहीं से परीक्षा ली गई थी और यहीं से उन्होंने क्या की थी? ख्याति प्राप्त की थी। अब समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े व्याकरण और कवि यहाँ से गए, तो पटना में शिक्षा का केंद्र 100% रहा होगा। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र के अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में आपको पता है, आपको याद है कि पाटलिपुत्र में एक ही तो महोत्सव हमने पढ़ा है, वो कौन सा महोत्सव? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। और कौन से काल में? शरत काल में। कौन से काल में? शरत काल में। बस उसको चर्चा कर दीजिए आप अपने भाषा में। पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल
शासनकाल में था। आपको तो पता है गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यानी आप यहाँ पर तुलना किया है कि अभी आप दुर्गा पूजा में जिस खुशी, जिस उल्लास से आप दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी खुशी से और उसी उल्लास से गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद हम वन शॉट पूरे बातों को देख लेने वाले हैं जो आपके माइंड में एकदम जाके एडजस्ट हो जाने वाला है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है कि पटना में सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अब जहाँ जिनका जन्म स्थान होगा वहाँ उन संप्रदाय के लोग आएंगे कि नहीं? 100% आएंगे। इसीलिए वो महत्वपूर्ण है सिख संप्रदाय के लिए। वही मैंने लिखा है कि पटना सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यही कारण है कि पटना सिख संप्रदाय के लिए क्या है? महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये थे आपके 2 अंक स्तरीय प्रश्न के भी मैंने 5 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया। अलग से आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको देखिए और आप अच्छा से आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए एक नज़र में हम इसको देख लेते हैं, पाटलिपुत्र वैभव को एक नज़र में। आइए एक नज़र थोड़ा पटना की तरफ दौड़ा ले। पटना वर्तमान में है पटना, मध्यकाल में इसका नाम पटना हो गया था। ठीक है, किस काल में? मध्यकाल में। अगर हम बात करें इसके नामों का तो इसका नाम था पाटलिपुत्र भी था। ठीक है, उसके बाद पाटलीग्राम भी था। पाटलीग्राम किसके समय था? तो पाटलीग्राम था, एक मिनट, पाटलिपुत्र सबसे पहले। उसके बाद पहले तो आया पाटलीग्राम। ठीक है, पाटलीग्राम किसके समय था? आपको पता है पाटलीग्राम भगवान बुद्ध के समय था, जब बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि ये बुद्ध का ये 3 बात याद रखनेगा। पटना किससे? कलह से, आग से और किससे? कलह हो गया, आग हो गया। 2 तो मैंने लिख दिए। तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे, जो पता है पटना गंगा नदी के किनारे है, तो किससे हो सकता है? बाढ़ से होगा। ठीक है, ये चलिए पाटलीग्राम हो गया। पाटलीग्राम के बाद ही पाटलिपुत्र कहलाया। उसके बाद पटना कहलाया किस काल में? मध्यकाल में। मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, पहला, तब ये दूसरा और तब ये 3 नंबर में आया पटना। मध्यकाल में ही आ गया था। पटना के बारे में इतना हो गया। और भी क्या जाने? तो पटना में हमने पता किया कि पटना में आपका ये गुप्त काल में, किस काल में? गुप्त काल में क्या हुआ था? गुप्त काल में तो गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। ऐसा खुशी अभी आपके दुर्गा पूजा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किस ऋतु में? तो पता है आपको, शरद ऋतु में या शरद ऋतु कहिए आप, इस ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, और भी बातें हैं, जैसे कुछ इसमें महत्वपूर्ण हम लोग अगर देख लें यात्री को, सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेगास्थनीज, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, आप हमारे राइटिंग से थोड़ा सा अति नहीं हुई है। आप जब पढ़े हुए हैं तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो यूनान के राजदूत। ठीक है, यूनान राजदूत। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और इनका शासन व्यवस्था को अच्छा कहा, शासन व्यवस्था पर चर्चा किया, शासन व्यवस्था पर। ठीक है, ये हो गया, ये पहला नाम हमने बता दिया। दूसरा नाम बता दीजिए। चलिए राजशेखर का चर्चा कर लेते हैं। राजशेखर, ठीक है, तो राजशेखर ने क्या लिखा? तो राजशेखर ने लिखा काव्य मीमांसा नामक। क्या लिखा? काव्य मीमांसा। और इन्होंने बताया काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कि राजशेखर ने बताया काव्य मीमांसा में कि जो व्याकरण के जो रचयिता पाणिनि, पिंगल, बररुचि, ये सब जो भी आए वो सब कहाँ से ख्याति अर्जित किए? पाटलिपुत्र से। तो ये बात किसने बताया? राजशेखर ने बताया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम पटना का इतिहास अगर हम देख लें तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास आपका 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। मध्यकाल में इसने 1000 वर्ष का जीर्णोद्धार प्राप्त किया। एक और थे, क्या नाम था उनका? दामोदर गुप्त। ठीक है, आपने पढ़ा था ना दामोदर गुप्त के बारे में, पूरा चैप्टर आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। दामोदर गुप्त जो थे, इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा कूटनीमताख्य। कूटनीमताख्य।
ताख्य, बड़ी डेंजर नाम है, आपको याद ऐसे हो गया होगा, मैंने कितना बार बोल दिया है, ठीक है। कूट निम्न ताख्य, पूरा चैप्टर का मैंने कितना आसानी से आपको बताने का प्रयास किया है, ये कि क्या क्या हमने पढ़ा और भी पढ़ा, हम चर्चा कर लेते हैं, जगह नहीं है और बोल भी देंगे तो आपको समझ में आएगा। गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है, पटना। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, सिख के 10वें गुरु है, ठीक है। पटना जो गंगा नदी है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे क्या है, बसा हुआ एक महानगर है, ये सब चीज़ें, ठीक। और बाकी मैंने लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे बात आपको समझ में आया होगा। 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 5 अंक स्तरीय प्रश्न, और दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऊपर जो हमने व्याख्या किया, वो अगर आपको बेहतर लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो आगे शेयर कीजिए। जो भी आपके साथी होंगे वो 10th में इस बार एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए बेहतर वीडियो साबित होगा। और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से इसको देखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब जब हम अगले वाले वीडियो में आएंगे तो आपको इसका तीसरा चैप्टर अलस कथा लेकर आएंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको उसको पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।